Student, today I am going to discuss about health and physical education 12th class, chapter number 5. Children and women in sports. Topic is meaning of motor development and factors affecting motor development. Second is exercise guidelines at different stages of growth and development. Third is common postural deformities. कौन कौन सी? नॉक नी, राउंड शोल्डर, फ्लैट फुट, रोडोसिस, स्कोलोसिस एंड बो लेग्स. ये जो तीनों हैं ये हैं स्पाइनल क्वेचर से रिलेटेड. स्पाइनल क्वेचर से रिलेटेड. नेक्स्ट एक टॉपिक है इसी में, करेक्ट मेजर्स ऑफ कॉमन पोस्टरल डिफॉर्मिटीज. तो हम अब यहाँ पर फर्स्ट हमारा क्या डिस्कस करेंगे, what do you mean by a meaning of motor development? What is the motor development? Motor development refers to the development of a child's bones, muscles, her ability to move around and manipulate of his environment. It is the motor development. Second definition is of motor development. What do you mean by motor development? Motor development is the progressive change in movement throughout the one's life. ठीक है? It is the motor development. Next, there are two types of motor development. First, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, जिसमें लार्ज मसल्स जो होती हैं हमारी बॉडी की उनका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है. और फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, स्मॉल जो मूवमेंट होती हैं और स्मॉल मसल्स की जो मूवमेंट होती हैं, जैसे हैंड्स है, रिस्ट है और फिंगर्स, इस टाइप की जो मसल्स होती हैं, हैंड्स, रिस्ट एंड फिंगर्स. मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, तो उनकी स्टेजेस बताई गई हैं. मोटर डेवलपमेंट में जो चिल्ड्रन का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, जैसे इन्फेंट हुड है जो 0 से 2 इयर्स तक होता है. अर्ली चाइल्डहुड है 2 से 6 ईयर तक होता है. मिडल चाइल्डहुड है जो 7 to 10 इयर्स तक होता है. लेट चाइल्डहुड है जो 11 to 12 इयर्स तक होता है. एडोलसेंस जो होता है 13 to 19 इयर्स तक होता है. नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट. कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं मोटर डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं. सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स. बायोलॉजिकल फैक्टर जो होता है, जो जेनेटिक और हायरडिक फैक्टर्स होता है. जेनेटिक और हायरडिक, ये हमारे जो मम्मी पापा होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनसे हमें मिलता है. जैसे फास्ट ट्विस्ट फाइबर्स है या स्लो ट्विस्ट फाइबर्स हमारी मसल्स में, हमारी बॉडी में होते हैं, वो बायोलॉजिकल फैक्टर से, जेनेटिक फैक्टर से ही इफेक्टेड होते हैं. किससे होते हैं? जेनेटिक फैक्टर से ही इफेक्टेड होते हैं. और जो फास्ट ट्विस्ट फाइबर, स्लो ट्विस्ट फाइबर्स होते हैं, वो मस्कुलर स्पीड के लिए और एंडोरेंस के लिए डिपेंड करते हैं. मस्कुलर स्पीड के लिए और एंडोरेंस के लिए क्या है, डिपेंड करते हैं. इसीलिए फास्ट ट्विस्ट फाइबर और स्लो ट्विस्ट फाइबर बायोलॉजिकल जो फैक्टर होता है वो हमारे मोटर डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है. सेकंड जो फैक्टर्स है इफेक्टिंग करता है हमारे मोटर डेवलपमेंट को, वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. कौन सा है?
इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में सच है जैसे फिजिकली और सोशल फैक्टर्स होता है, ठीक है, वो इसमें हमारा आता है। मोटर जो स्किल्स होती हैं वहाँ पर हमारे घर में, हाउसिंग में, और वहाँ के जो इन्वायरमेंट है, हमारे फैमिली का कल्चर जो है, क्लाइमेट कैसा है, सराउंडिंग एरिया का है, इस तरीके के जो सराउंडिंग एरिया का इन्वायरमेंट है, इस सराउंडिंग एरिया मीन जैसे क्लाइमेट है, हाउसिंग है, हमारे घर का कल्चर कैसा है, इस चीज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मोटर डेवलपमेंट में। थर्ड जो अफेक्टिंग है मोटर डेवलपमेंट का है वो न्यूट्रिशन है। क्या है? न्यूट्रिशन बहुत ही जरूरी होता है। न्यूट्रिशन इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। हमारी बॉडी का एसेंशियल ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमारी एनर्जी हमें मिलती है और हमारी मोटर जो स्किल्स होती है उनका प्रॉपरली ग्रोथ होता है यदि हम अच्छे से न्यूट्रिशन लेते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकली एक्टिविटी भी हमारे मोटर डेवलपमेंट में बहुत हेल्प कर रहा है। रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी हेल्प द मोटर डेवलपमेंट टू बी ए फास्टर रेट, बट द फिजिकली एक्टिविटी मस्ट करेक्ट पोजीशन में होनी चाहिए, लिमिटेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी हमारी रेगुलरली जो हमारा मोटर डेवलपमेंट है उसको है ना इफेक्ट करती है। अपॉर्चुनिटीज भी बहुत जरूरी हैं। जो हमारी सेंसरी जो पावर होती है, रिएक्शन टाइम होता है, बैलेंस होता है हमारी बॉडी का, एजिलिटी वगैरह होती है, ठीक है। चिल्ड्रन को इस तरीके की है ना लेस जो एक्टिव जो इन्वायरमेंट है वो मिलता है तो उनका मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, इफेक्टेड होता है। इसलिए अपॉर्चुनिटी देना बहुत ही जरूरी होता है। सेंसरी नेक्स्ट जो पॉइंट है जो मोटर डेवलपमेंट को इफेक्टेड करता है, सेंसरी इंपेयरमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेंसरी इंपेयरमेंट मीन्स समझते हो ना, विजुअल इंपेयरमेंट होता है, हियरिंग प्रॉब्लम होती है, सुनने में, लिखने में, इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है सेंसरी इंपेयरमेंट से रिगार्डिंग आती है। और सेंसरी इंपेयरमेंट जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना उसमें कोऑर्डिनेशन और की सिस्टम को बनाए रखता है, जिसमें मसल्स और ज्वाइंट्स भी आते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है ना वो सेंसरी इंपेयरमेंट बनाता है। सेंसरी जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उससे रिगार्डिंग ये होता है, तो ये होना बहुत जरूरी है। यदि इसमें किसी प्रकार की इंपेयरमेंट आती है तो मोटर डेवलपमेंट पे उसको इफेक्ट करता है, इम्पैक्टेड होता है। पोस्टरल डिफॉर्मिटीज भी, फ्लैट फुट है, नोकनी है, बो लेग्स है या स्पाइनल क्वेचर से रिलेटेड है तो मोटर डेवलपमेंट को जो ना ऑब्स्ट्रक्ट करता है वो। और ओबेसिटी लास्ट कौन सा है? पोस्टरल डिफॉर्मिटीज हो गया और लास्ट है ओबेसिटी भी जो हमारा जो है इफेक्ट्स द मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना। ओवर वेट होते हैं, डिफिकल्ट होता है, अनकंफर्टेबल होता है टेकअप करना और मोटर एक्टिविटी में पार्ट लेना, इसलिए ओबेसिटी भी हमारे मोटर डेवलपमेंट को इफेक्टेड करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट you exercise guidelines at the different stages of growth and डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए जो है एक्सरसाइज गाइडलाइंस एक ऐसा चार्ट, एज ग्रुप है, एक्सरसाइज गाइडलाइंस है, इस तरीके से बना लिया जाए। चिल्ड्रन बिटवीन 0 and 5 ईयर, फैंट्स एंड टोडलर्स के लिए जो है ना रीचिंग करना, ग्रैपिंग करना, पुशिंग करना, पुलिंग करना, मूविंग राउंड, रोलिंग, होपिंग, ठीक है, मूविंग राउंड, रोलिंग, होपिंग, इस तरीके की एक्सरसाइज, रनिंग करना, जंपिंग करना, बॉल गेम है वो, इस तरीके की एक्सरसाइज इस एज में आ सकती है। कौन सी एज में? 0 to 5 एज में। नेक्स्ट जो है चिल्ड्रन बिटवीन 5 to 8 ईयर, इसमें कौन कौन सी? कैचिंग द बॉल एक्सरसाइज है, लाइट रनिंग भी है, कोऑर्डिनेटिव जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसमें रहेगा चिल्ड्रन बिटवीन 9 to 12, इसमें प्लेइंग सॉफ्ट गेम्स है, फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज है, राइडिंग बाइसिकल भी आप कर सकते हो। चिल्ड्रन बिटवीन 13 to 19, इसमें ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स कैन बी प्लेड एट दिस स्टेज, ये भी हो सकता है। एरोबिक एक्टिविटीज आर गुड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। टीम स्पिरिट अमंग द चिल्ड्रन, ये भी हो सकता है। अब सम नेक्स्ट जो टॉपिक में डिस्कस करना चाहूंगा, सम ऑफ द कॉमन नॉन पोस्टरल डिफॉर्मिटीज कौन कौन सी हैं? एक तो हमारी है स्पाइनल क्वेचर से रिलेटेड, इसको हम काइफोसिस बोलते हैं, जो हम्प बैक और राउंड बैक भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हम्प बैक और राउंड बैक भी इसको बोल सकते हैं।
ये जो इलनेस की वजह से आता है और जो है इनसुफिशिएंट एक्सरसाइज की वजह से भी काइफोसिस हो सकता है, रैकेट्स की वजह से भी काइफोसिस होता है और कैरिंग हैवी लोड से भी काइफोसिस हो सकता है। ठीक है, वीक मसल से भी हो सकता है, एजिंग से भी हो सकता है, स्पाइनल इंजरी से भी हो सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कोजिज हो सकते हैं जो आपकी जो है काइफोसिस हो सकता है। एक स्पाइनल क्वेचर से रिलेटेड, हमारी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है, स्पाइनल क्वेचर से रिलेटेड है काइफोसिस। काइफोसिस में क्या होता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, कंधों की तरफ से बाहर की तरफ निकल जाती है, बैकवर्ड। ठीक है, राउंड बैक जो हमारे जो है ना, बैक जो है ना राउंड हो जाती है, हम्प बैक भी जिसको बोलते हैं, राउंड बैक और हम्प बैक। सेकेंडली कौन सा है, लोडोसिस, फॉरवर्ड क्वेचर जिसको बोलते हैं। कौन सा है, फॉरवर्ड क्वेचर, लोडोसिस। हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, बैक साइड से, नीचे वाली बैक साइड से है ना, अंदर की तरफ घुस जाती है और पेट हमारा जो है ना बाहर आ जाता है, उसको आप लोडोसिस बोल सकते हैं। ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है, डिजीज हो सकती है, या मसल्स का ना इम्प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाए उससे भी हो सकता है, इम्बैलेंस डाइट से भी है ना लोडोसिस हो सकता है, इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट से भी लोडोसिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, स्कोलोसिस, अपर बैक जिसको बोलते हैं, सी और एस आकार में, सी और एस आकार में स्कोलोसिस हो सकता है। हमारी रीढ़ की जो हड्डी है वो एक साइड झुक सकती है या दूसरी साइड झुक जाती है, उसको अपर बैक बोलते हैं। ठीक है ना, पोलियो जैसी बीमारी की वजह से स्कोलोसिस हो सकता है। ज्वाइंट जो हमारे बोन्स है, डिजीज इन द बोन, ज्वाइंट ऑफ बोन से भी हो सकता है, रैकेट से भी हो सकता है, सेरेब्रल जो प्लाइसी है उससे भी है हमारा स्कोलोसिस हो सकता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कॉमन पोस्टरल डिफॉर्मिटीज में है वो फ्लैट फुट। ठीक है, फ्लैट फुट होता है, हमारी जो एडी होती है, जो पंजा होता है, उसके बीच में कोई जगह नहीं होती। इस तरीके की डिफॉर्मिटीज हमको देखने में मिलती है, बच्चों में खासकर इस तरीके की डिफॉर्मिटीज जो है ना मिलती है, और इससे उसके पैरों के बीच में क्या हो जाता है, पेन होना शुरू हो जाता है। ये नेचुरल होता है। ठीक है, इससे ज्यादा मतलब वो नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट जो है नोकनी है, बेंट आउटसाइड। नोकनी क्या होता है, अंदर की जो हमारी जो है ना जो गोड्डे होते हैं वो अंदर की तरफ और जो बेंड हो जाता है, नोकनी जिसको आप बोल सकते हैं, इसको बेंट आउटसाइड भी बोला जाता है। ठीक है, ये नोकनी के चैलेंजेस होते हैं, और जो है ना 7 इयर्स के और 6 इयर्स के चिल्ड्रन में कॉमनली जो है नोकनी देखा जा सकता है। 7 ईयर और 6 ईयर के जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें नोकनी देखा जाता है। बो लेग्स आउटवार्ड ऑफ बाउंडिंग ऑफ लेग्स, आउटवार्ड ऑफ की तरफ जो है ना, आउटवार्ड बाउंडिंग ऑफ द लेग्स हो सकता है, आर वाइड अपार्ट एंड एंगल आर टचिंग। ये भी इस रैकेट्स इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ द बो लेग्स, मेन कॉजेज रैकेट्स हो सकता है इसका। राउंड शोल्डर्स, राउंड शोल्डर्स जो होता है स्लाइट जो है ना फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द बैक। ठीक है, ये राउंड बैक हो गया है। ये पुअर पोस्चरल जो है, पुअर पोस्चरल जो सीटिंग से भी हो सकता है, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग जो है ना पुअर हो, इम्प्रॉपर फर्नीचर से भी हो सकता है, एक्सेसिव वेट यदि हम उठाते हैं, एक्सेसिव वेट हम उठाते हैं तो राउंड शोल्डर जैसी जो है डिफॉर्मिटीज हमारे शरीर में हो सकती है। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे वो है करेक्टिव मेजर्स फॉर पोस्टरल डिफॉर्मिटीज। करेक्टिव मेजर्स एक्सरसाइज टू करेक्ट काइफोसिस। काइफोसिस के लिए रोलर फॉर्म एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है, धनुरा आसन सबसे बेस्ट है, चक्रासन सबसे बेस्ट है। ये तीनों एक्सरसाइज आप रेगुलरली करते हैं तो आप काइफोसिस जैसी डिफॉर्मिटीज से बच सकते हैं। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज टू करेक्ट लॉर्डोसिस, स्टेबिलिटी बाल एक्सरसाइज और हलासन सबके लिए सबसे बेस्ट होता है। स्कोलियोसिस के लिए जो है हमारा जो टेबल स्कोलियोसिस के लिए टेबल पोज या ताड़ आसन, त्रिकोणा आसन, ये तीनों हो सकते हैं। एक्सरसाइज टू करेक्ट फ्लैट फुट, वॉकिंग ऑन द स्पाइकिंग रूबर बाल से, स्कीपिंग सबसे बेस्ट है फ्लैट फुट के लिए। ठीक है ना, और जो है मार्बल जो पिकिंग होता है एक्सरसाइज वो भी इसके लिए सबसे बेस्ट है, इसको इस डिफॉर्मिटीज को करेक्ट करने के लिए।
नेक्स्ट जो हमारी है एक्सरसाइज टू करेक्ट नोक नी। नोक नी के लिए घुमाखा आसन और जो है पद्मासन, हॉर्स राइडिंग सबसे बेस्ट है नोक नी के लिए। और जो है ना कीप ए पिल्लो बिटवीन द नीज, ये भी सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज टू करेक्ट बो लेग्स, अर्ध मत्स्येंद्रासन और धनुरा आसन सबसे बेस्ट है। टोइंग पोजीशन वॉकिंग आपने करनी है। एक्सरसाइज टू करेक्ट राउंड शोल्डर के लिए भुजंगासन, हैंग द हॉरिजॉन्टल बार फॉर सम टाइम, ये भी इस तरीके की यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो है राउंड शोल्डर जैसी डिफॉर्मिटी से बचा जा सकता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।